नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लैक कमांडो रिटेन में। साथियों, हम यूनिट मेजरमेंट पढ़ रहे हैं और इनमें हम बहुत सारे डेरिवेटिव यूनिट को पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल यूनिट के सहारे बहुत सारे हम फार्मूला को निकाल चुके हैं फिजिक्स में। ये सब जो हम यूनिट मेजरमेंट जो पढ़ रहे हैं, इसके जो फार्मूला है, इसके यूनिट है, तमाम एग्जामों में इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा रोल है। हम जितना भी हम प्रीवियस वाला एग्जाम का पैटर्न उठाएं, हम देखते हैं कि इस जो यूनिट मेजरमेंट चैप्टर है, इसमें काफी प्रश्न हमको देखने को मिलता है। इसलिए हम ये चैप्टर जो है सो बड़ी ही सावधानी पूर्वक से पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या है कि आप लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस पर इस चैप्टर को हल्का में ले रहे हैं, ना तो अच्छी से व्यू जा रहा है, ना तो आप लोग शेयर कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तमाम एग्जामों के लिए। जहां भी साइंस पूछा जा रहा है, फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट का काफी ज्यादा रोल है। सो साथियों, कृपया करके आप लोग से निवेदन है कि ये चैप्टर को थोड़ा गंभीर में लेने का प्रयास करें। धन्यवाद। हम प्रीवियस क्लास में 32 यूनिट तक बात कर चुके थे। आज हम उसके आगे बढ़े। हम क्या क्या बात कर चुके थे एक बार बता देना चाहता हूं। हम पढ़ चुके थे मास ऑफ इनर्शिया के बारे में। मास ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ चुके थे। मास ऑफ इनर्शिया इसके बारे में पढ़ चुके थे। तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ चुके थे। एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम पढ़ चुके थे। इसके साथ साथ ही हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में बात कर चुके हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में बात कर चुके थे, यानी कि कैपिटल जी। और साथ साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात कर चुके थे इससे पहले। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, यानी स्मॉल जी, ये सब बारे में। इसका जी का वैल्यू जो होता है 6.674 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति वर्ग किलोग्राम। और इसका स्मॉल जी का मान क्या पढ़ा था? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज था। हमने ये इतना कल की क्लास में बात कर चुके थे। 32 तक हम बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे 33 नंबर में। और टाइम पीरियड कौन देखें क्या टाइम पीरियड क्या होता है। 33 का मेरा नंबर का होगा। इसमें है हम पढ़ रहे हैं टाइम पीरियड के बारे में। आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है? जैसे कि मान लें हम सिंपल पेंडुलम के लिए आवर्तकाल निकालते हैं। मान लें कि एक मेरा कोई आधार है, ये मेरा एक कोई आधार है। इस आधार से हम एक डोरी लगा के और एक मेटल बॉब को सेट कर देते हैं। ये डोरी है, ये डोरी है, और यहाँ मेटल बॉब को सेट कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इस मेटल बॉब को हम रोटेट कराते हैं। तो क्या होगा, ये जो है सो यहाँ से यहाँ तक, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक इसका जा रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, हम यदि इसको दिखाना चाहेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और यहाँ से यहाँ बीच इसका ये क्या है, मेटल बॉब है। जब हम ऑसिलेट कराएंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह ये बिहेव करेगा। जैसे हम इसे ऑसिलेट करेंगे तो भी मैक्सिमम यहाँ तक आया, फिर माइनस स्थिति में आएगा, फिर वहां तक जाकर ये से दोलन करेगा। मैक्सिमम विक्षेपण, फिर यहाँ माइनस स्थिति से फिर उधर जाएगा और ऐसे दोलन करेगा। ये जो होता है इसके एम्पलीट्यूड कहते हैं, कि उसका जितना अधिकतम जो माइनस स्थिति से इसका जितना ज्यादा विक्षेपण हो रहा है, आगे पीछे जितना पड़ रहा है, उसको हम आयन कहते हैं। आयन तो हम पहले पढ़ चुके थे, जिसमें हम ध्वनि के यूनिट को पढ़ रहे थे उस कंडीशन में। हम यदि इसकी बात करें तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, हम यहाँ पर केवल इसके फॉर्मूला की बात कर रहे हैं।
2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। ये एल किसको सूचित कर रहा है? एल सूचित कर रहा है लेंथ ऑफ थ्रेड यानी धागे की लंबाई को, यानी डोरी जो है डोरी की लंबाई क्या, और जी क्या सूचित कर रहा है? जी जो यहाँ पर रहता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हम कल बात किए थे इसको, इसलिए हम टाइम पीरियड को पहले ना पढ़ के जब पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जी का कल हम जी के बारे में चर्चा किए थे, जी की बात किए थे, जी का वैल्यू निकाले, इसका यूनिट निकाले, है ना। इस कारण से हम टाइम पीरियड को अभी पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात। अब देखते हैं हम यदि ये क्या है, ये कांस्टेंट है यानी ये कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। हम यदि एल की बात करें, यदि हम इसकी यूनिट की बात करें, एल का एल और जी के बारे में बता दें, लेंथ है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यदि हम इसका यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा तो हम जानते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? टाइम है, समय है ना, आवर्त काल, अवधि है, काल है, समय है, तो इसका यूनिट भी क्या होगा? वही समय का जो यूनिट होता है सेकंड होगा। जब हम यदि यहाँ से निकालने की कोशिश करें कि इसका यूनिट क्या होगा तो हम यहाँ से निकालते, ये कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। आखिर ये देखो, अब यहाँ पर हम यदि यहाँ बात करते इसका नो यूनिट हो, कोई यूनिट नहीं, रूट अंडर एल, एल माने लेंथ, लेंथ के लिए यूनिट हम क्या किसको मापते हैं? लंबाई, लंबाई को किसमें मापते हैं? मीटर में, मीटर में। और जी, जी का यूनिट निकालते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये चीज था कल हम देख चुके थे। अब ये मीटर से ये मीटर क्या हो कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या होगा? रूट अंडर, अरे देखो ये नीचे था ऊपर चल गया, अब ये पर सेकंड यानी कि क्या होगा? पर सेकंड स्क्वायर में था, अब ये क्या होगा? यदि हम भागा करेंगे, इसको डिवीजन करेंगे तो क्या करेंगे? ऊपर हो जाएगा, जैसे इसे पर है कि m/1 में यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना, इसको यदि हम डिवीजन कर रहे हैं तो डिवीजन जब करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, ये क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये वाला चीज जो टर्म है इसका रेसिप्रोकल होगा, ये सेकंड स्क्वायर ऊपर और ये मीटर नीचे चल जाएगा, ये चीज है, ये चीज है, ये वाला हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, क्या बचा? सेकंड स्क्वायर बचा, इस सेकंड स्क्वायर। अब देखो इस सेकंड स्क्वायर बचा, ये रूट से बाहर आएगा, ये रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा? सेकंड, क्या होगा? सेकंड, क्या होगा? सेकंड, प्लस माइनस सेकंड, लेकिन हम इसमें क्या लेंगे? प्लस सेकंड लेंगे, और इसका यूनिट क्या होगा? सेकंड। इधर टाइम पीरियड का यूनिट क्या हो गया? सेकंड हो गया, क्या हो गया? सेकंड हो गया। हमने यहाँ पर यदि हम डायमेंशन फार्मूला की यदि हम इसकी बात करें कि इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, तो हम क्या यहाँ पर क्या है? मास है क्या? नहीं। लेंथ है क्या? नहीं। क्या बचे? केवल केवल मेरा टाइम बचा हुआ, टाइम, टाइम पर पावर हुआ, केवल मेरा टाइम बचा हुआ। तो m पर पावर 0, l पर पावर 0, t पर पावर 1, ये मेरा डायमेंशन फार्मूला किसके लिए? टाइम पीरियड यानी आवर्त काल के लिए। आवर्त काल के लिए फार्मूला मेरा क्या हुआ? t बराबर 2 पाई रूट अंडर l बाय g, और यदि हम इसका यूनिट की बात करें तो यूनिट इसका क्या हुआ? सेकंड हुआ यूनिट। और इसका जो डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो डायमेंशन फार्मूला हुआ m पर पावर g, l पर पावर 0 और t पर पावर 1। टाइम पीरियड की बात करते हैं हम आगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक क्या, इलेक्ट्रिक वाला संबंधी, इलेक्ट्रिक वाला जितना भी है उसके यूनिट के लिए हम बात करेंगे, जितना तक हो सके उतना यूनिट को आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो विद्युत से संबंधित हो, विद्युत से रिलेटेड हम यूनिट को आज देखेंगे। 34 नंबर हम इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक में सबसे पहले हमको बात करना होता है तो चार्ज की बात करते हैं। जब भी हम विद्युत के बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज का, यानी जो आवेश होता है उस आवेश की बात करते हैं कि आवेश क्या है, यानी कि आवेश जो प्लस माइनस के रूप में बात करते हैं कि चार्ज। तो चार्ज क्या है? आवेश क्या है? जैसे कि मान लो विद्युत धारा का प्रभाव किससे होता है? तो विद्युत धारा का प्रभाव होता है इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव के कारण विद्युत धारा प्रभावित होता है। किसके केस में? जब हम एक कंडक्टर की बात करें तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के कारण विद्युत धारा क्या होता है? प्रभावित होता है ना। उसका प्रभाव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहते हैं। यदि हम बात करें चार्ज, तो चार्ज यदि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो की बराबर होता है Ne, की बराबर Ne होता है। यदि हम यहाँ चार्ज की बात करें, सबसे पहले हम चार्ज यानी आवेश की बात कर लेते हैं। आवेश, आवेश, आवेश क्या है?
इसको सूचित किया जाता है क्यू से, सूचित किया क्यू से है। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज की जब हम बात करें, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज उसमें की बराबर एन ही होता है। एन क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है ना। वो क्या होता है? फ्रैक्शनल में कोई नंबर तो हो ही नहीं सकता, माने चार्ज जो होगा वो क्या होगा? फ्रैक्शन में हो सकता है क्या? नहीं, वो क्या होगा? एक परफेक्ट नंबर में होगा, है ना। तो यदि क्यू क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। और एक चीज है यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव, इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव, प्रभाव को आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं। एक चीज और है, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को आवेश करते हैं। यदि क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज की हम बात करें तो की बराबर क्या चीज होता है? की बराबर होता है एन ई होता है, एन ई होता है, प्लस माइनस एन ई होता है। एन क्या चीज को सूचित कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या था, एन क्या हो सकता है यहाँ पर? एन किस रूप में हो सकता है? एन बराबर हो सकता है 1 2 3 4 5, ऐसे करके हम जा सकते हैं, ऐसे करके मेरा एन का वैल्यू जाएगा, है ना। यदि हम n का वैल्यू सबसे मिनिमम ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, n का वैल्यू यदि हम 1 ले लेते हैं तो की बराबर क्या होगा? की बराबर ई होगा, की बराबर ई, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज तो ई माइनस को हम इसे दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन को। अब हम बात करते हैं की बराबर ई हो गया, ई मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन के प्रभाव, ई इलेक्ट्रॉन का प्रभाव। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलॉम, ये होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? तो सबसे मिनिमम जो चार्ज होगा, कोई भी चार्ज जो होगा वो कितना होगा? 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलॉम होता है। यदि इसका हम वैल्यू लिखेंगे की बराबर कितना होगा? 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलॉम, यानी एक चार्ज, एक कूलॉम, एक कूलॉम के बराबर, एक चार्ज के बराबर 1 क्यू, एक क्यू, एक क्यू यानी एक आवेश के बराबर कितना होगा? तो हम यहाँ बात करते हैं कि इसलिए हम यदि बोलेंगे यहाँ कि चार्ज का, आवेश का SI मात्रक जो होगा वो क्या होगा? कूलॉम होगा। या आवेश का SI मात्रक यदि बात करें, आवेश यानी चार्ज, चार्ज आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक क्या हो? आवेश का SI मात्रक कूलॉम है। क्या है? इसको कूलॉम, आवेश का SI मात्रक कूलॉम है। आवेश का SI मात्रक क्या है? कूलॉम। और आवेश को किससे सूचित करेंगे? तो आवेश को हम Q से सूचित करते हैं। यदि हम इसका सीजीएस मात्रक के बोलेंगे तो इसको बोलता है स्टेट कूलॉम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की बात करें। यदि हम आवेश का सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस मात्रक जो होता है, सीजीएस मात्रक स्टेट कूलॉम, क्या है इसका? स्टेट कूलॉम, स्टेट कूलॉम, जिसको हम बोलते हैं ESU, जिसको हम बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्टेट कूलॉम, स्टेट कूलॉम। यदि हम बात करें कि कूलॉम और स्टेट कूलॉम में क्या रिलेशन है, यदि हम दोनों के बीच में यदि हम बात करना चाहेंगे कि कूलॉम और स्टेट कूलॉम में क्या रिलेशन है, तो हम एक रिलेशन को फाइंड करते हैं कि एक कूलॉम बराबर होता है 3 गुना 10 पर पावर कितना होगा? 10 पर पावर 9। एक कूलॉम बराबर 3 गुना 10 पर पावर 9 ESU, 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 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्टैटिक कूलॉम, अस्थिर कूलॉम, स्टैटिक कूलॉम, स्टेट कूलॉम। तो हमने ये चीज फाइंड कर लिया। हमने क्या चीज देखे कि चार्ज क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को आवेश करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को आवेश करते हैं। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अनुसार हम जानते हैं कि Q बराबर N होता है। n क्या होगा? एक परफेक्ट नंबर होगा, 1 2 3, फ्रैक्शनल में कभी भी नहीं होगा, ये फ्रैक्शनल में कभी भी नहीं होगा। यानी कि यदि हम मिनिमम लेके 1 लेके चलते हैं कि यदि हम एक इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हो रहा है, यदि मान लो एक इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हो रहा है, उस कंडीशन में मेरा चार्ज कितना होगा? तो 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलॉम चार्ज होगा यदि एक इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हो रहा है उस कंडीशन में। यदि हम एक यहाँ पर आवेश के SI मात्रक क्या है? कूलॉम है। और सीजीएस यूनिट में हम यदि बात करें तो स्टेट कूलॉम होता है। और एक कूलॉम में कितना स्टेट कूलॉम होता है? ESU होता है। तो हम बोलेंगे 3 गुना 10 पर पावर 9 ESU होता है। आगे हम बात करें,
एक एक चीज यहाँ से हम यदि यहाँ से बात करें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यदि हम एक फाइंड करते, एक चीज यहाँ से हम फाइंड करना चाहते हैं, चलो इसको हम लगे हाथ इसको भी बात कर लेते हैं, इस पर भी लगे हाथ हम इस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे कि हम मानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, इतना कूलम। हम ये बात करना चाहते हैं कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो यदि हम यहाँ से बात करें तो हम जान रहे हैं कि 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलम बराबर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो यदि हम एक कूलम की बात करें तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 बटे कितना होगा 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 है ना, एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ बात करते हैं 1.6, ये क्या हुआ, ये माइनस से धरा के प्लस में चल जाएगा, ये क्या हम इसको यदि दशमलव हटाएंगे तो वहां पर कितना होगा 10 पर पावर 19 हो जाएगा, और 1.6 इसको यदि दशमलव हटाएंगे तो 10 यहाँ पर और 10 यहाँ पर बटा में आएगा, उसको हम ऊपर लेंगे तो क्या होगा गुना में आ जाएगा, और ये होगा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर यदि हम बात करें इस पर कितना हम रखें, इसको हम 100 बना देते हैं, यानी एक 10 यहाँ से और ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 100 बटे 16 गुने 10 पर पावर 18। क्यों, क्योंकि एक 10 हम यहाँ पर ले लिए इलेक्ट्रॉन। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 16 छक 96, 4 यानी कि 6.25 गुने 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। हमने यहाँ से एक चीज को वैल्यू निकालने की, एक कूलम बराबर कितना हो गया, या तो हम यहाँ पर ये वैल्यू निकाल चुके हैं कि एक कूलम बराबर कितना होगा 6.25 गुने 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगा, 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इस चीज को भी हम याद रखेंगे। हमने चार्ज की आवेश की बात कर ली, तो हम अब बात करते हैं विद्युत धारा के बारे में, कुछ बात कर लेते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है। चार्ज कैसी राशि है, तो बोलेंगे चार्ज क्या है, एक अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसमें केवल परिणाम होता है, कोई दिशा की बात नहीं होती है। यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या कहते हैं, तो बोलते हैं कि आवेशों के प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश के प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रभाव की दर को, आवेशों की प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को, यहाँ क्या लिखे दर को, माने कि टाइम से डिवाइड होगा, दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कि विद्युत धारा को हम किससे सूचित करेंगे, तो आई से सूचित करेंगे, विद्युत धारा को किससे सूचित करेंगे, आई से। यानी कि हम लिख सकते हैं आई बराबर क्या हुआ, आवेशों की प्रवाह बटे समय, यानी आई बराबर आवेशों का प्रवाह, आवेशों का प्रवाह बटे समय, यानी यहां लिख सकते हैं विद्युत धारा, है ना, आई बराबर की बटे टी, आई बराबर की बटे टी। अच्छा, हम यदि यहाँ से इसका यूनिट निकालना चाहें तो इसका यूनिट क्या होगा, तो हमने इसका यूनिट चार्ज का पढ़ चुके हैं, इससे पहले पढ़े कूलम पर सेकेंड। इसका हम यह यूनिट जानते हैं कि इसका एसआई यूनिट की यदि बात करें तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। इसका एसआई यूनिट यदि हम बात करें तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ये चीज हम जानते हैं। और ये कैसा है, ये कैसा यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। हम 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़े थे, उनमें से मेरा विद्युत धारा भी एक प्रकार का फंडामेंटल यूनिट है। उस कंडीशन में हम पढ़े थे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। यदि हम यहाँ पर बात करने की, यदि हम I बराबर 1 एम्पियर ले लेते हैं, I बराबर 1 एम्पियर ले लेते हैं, Q बराबर 1 कूलम ले लेते हैं, और T बराबर हम 1 सेकेंड ले लेते हैं, 1 सेकेंड को ले लेते हैं,
इस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या होगा, यदि हम यहाँ पर लिखेंगे तो 1 एम्पियर, इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर उस विद्युत धारा का मान है जब प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश का प्रभाव हो रहा है। इस हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर उस विद्युत धारा का मान है जब प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश का प्रभाव होता हो, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, कूलम पर सेकंड। 1 एम्पियर बराबर क्या होगा, कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड। इसलिए इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, कूलम पर सेकंड। क्या होगा, कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड। इसका इक्विवेलेंट ये वाला कूलम पर सेकंड आ तो 1 एम्पियर। हमने यहाँ पर बात कर ली किसका, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, ये की विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है, तो ये भी किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। यदि हम कूलम कांस्टेंट की बात करें, कूलम कांस्टेंट किससे होगा, कूलम कांस्टेंट का यूनिट कैसे हमको निकाला जाएगा, 36 नंबर का हम देखते हैं कूलम्स कांस्टेंट। इसको हम के से डिनोट करते हैं, कूलम कांस्टेंट को कैसे निकाला जाएगा कूलम कांस्टेंट। ये देखिए कि हम कूलम्स के नियम के अनुसार हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि मान लो दो चार्ज है, मान लो कि यहाँ पर एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये वाला है, दो चार्ज है, यानी मान लो एक Q1 है और एक को Q2 है, दो चार्ज है। दोनों चार्ज के बीच सेपरेशन यदि हम बात सेपरेशन कहाँ से लेते हैं, हम इसका सेंटर से हम सेपरेशन को ज्ञात करते हैं, यानी दोनों चार्ज के बीच मान लो सेपरेशन R है, सेपरेशन क्या है, R है, यहाँ तक है। तो देखो ये दोनों चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे के बीच अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अट्रैक्टिव फोर्स कब लगेगा, जब अपोजिट चार्ज रहेगा तो अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन अपोजिट रहेगा तो अट्रैक्टिव होगा। और यदि सेम चार्ज रहेगा, यदि कि अपोजिट रहेगा, जैसे मान लो प्लस और प्लस, यदि प्लस और प्लस रहेगा तो ये क्या करेगा, रिपल्सिव करेगा यानी प्रतिकर्षित करेगा। यही यदि प्लस और माइनस वाला रहेगा तो क्या करेगा, अट्रैक्टिव करेगा। यानी कि क्या करेगा, ये डिस्टेंस पर यदि कि मान लो कि इसका डिस्टेंस, मान लो इसका डिस्टेंस क्या रहे, ज्यादा रहे, तो फोर्स क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो रहेगा वो क्या होगा, कम होगा। यदि यह डिस्टेंस को हम कम कर दें और यदि इस चार्ज को हम और क्लोज ले आए तो क्या होगा, फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा। ये चीज हम बात करते हैं कि यदि फोर्स दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के गुणनफल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है उसके बीच लगने वाले बल। यदि हम ये दोनों को एक साथ मर्ज करके लिखें तो हम लिख सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 इंटू Q2 डिवाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर का होता है, R स्क्वायर होता है। ये चीज है, ये इस नियम को हम बोलते हैं कूलॉम नियम। ये जो लॉ, ये नियम जो दिया है इस चार्ज के रिलेशन को, इसी को बोलते हैं कूलॉम रिलेशन और कूलॉम लॉ होता है, कूलॉम्स लॉ। ये हुआ कूलॉम्स लॉ। अच्छा, यदि हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, यदि हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, एक कांस्टेंट आता है मेरा, यानी के Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, ये चीज आता है मेरा। ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन जो के है वही मेरा है कूलॉम कांस्टेंट है, यह है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कूलॉम कांस्टेंट। और यहाँ पर के जो है भैया, यहाँ पर जो हम के देख रहे हैं वो के क्या है, के है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कूलॉम कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं कूलॉम्स कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं कूलॉम कांस्टेंट। अच्छा, ये के का मान कितना होता है, तो 9 गुने 10 पर पावर 9 है ना, 9 गुने 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अभी हम इसका यूनिट निकालने के लिए प्रयास करेंगे। यूनिट कैसे निकालें, तो जिसका यूनिट निकालना है उसको क्या करना है, एक साइड छोड़ देना, बाकी बात को सबको दूसरे साइड ले जाना। जैसे कि हमको यूनिट किसका निकालना, इसका यूनिट निकालना, इसका यूनिट निकालना। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ई एफ Q1 बटे Q। यदि हम यहाँ के लिखते हैं, के बराबर क्या होगा, तो एफ R1 ए से मल्टीप्लाई हुआ तो एफ R स्क्वायर होगा,
एफ आर स्क्वायर हुआ Q1 बटे Q2, यहाँ क्या होगा नीचे आ जाएगा Q1 बटे Q2। हमने क्या, हमको इसका यूनिट निकालना है, तो जिसका यूनिट निकालना रहेगा उसको हम छोड़ देंगे, बाकी बस सबको इधर शिफ्ट करेंगे। तो हमने ये, अब यहाँ से हमको निकालना आसान हो गया कि नहीं? अब इसका यूनिट हम आसानी से निकाल सकते हैं क्या? नहीं, हाँ हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं आसानी। क्यों? क्योंकि ये अकेले आ गया, अब ये सबसे फ्री हो गया, ये फ्री हो गया। अब चलो हम यदि इसका यूनिट की बात करें, यदि हम इसका यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट कैसे निकालते हैं देखें। हमने क्या बात करें, के का वैल्यू कितना निकाल लेते हैं, के बराबर कितना एफ आर स्क्वायर Q1 इंटू Q2, यही चलता है ना। अब है ना फोर्स का यूनिट क्या होता है, हमने बताया फोर्स का, यूनिट की बात करें क्या चीज निकालें, यूनिट फोर्स का क्या हुआ न्यूटन। ये क्या चीज है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मैंने कितने में करा मीटर, ये मीटर पर क्या है स्क्वायर हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमने चार्ज, चार्ज का यूनिट अभी क्या पढ़े हैं, जस्ट अभी कुछ देर पढ़े हैं पहले। चार्ज को किस में मापते हैं, कूलम, तो कूलम इनटू कूलम यानी कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये किसका यूनिट हो गया, मेरा किसका यूनिट हो गया, ये कूलम कांस्टेंट का। यदि हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये वाला है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, यदि हम इसको और यदि डिफाइन करना चाहते हैं तो की बराबर क्या होगा, की बराबर आई टी, आई बराबर की बटे, अभी पढ़े थे ना, आई बराबर की बटे की बराबर आई टी लिख सकते हैं क्या, आई टी। जितने हम जो डायमेंशन फार्मूला की बात करें, तो डायमेंशन फार्मूला का जब भी हम बात करेंगे तो क्या करेंगे, हम पहले एमकेएस में तोड़ेंगे, क्या करेंगे इसको, पहले हम एमकेएस में तोड़ेंगे, एमकेएस में तोड़ेंगे और वहां से हमको पता चलेगा फंडामेंटल यूनिट है कि इसमें से कौन कौन सा फंडामेंटल यूनिट मेरा शामिल है, इसमें से कौन सा फंडामेंटल यूनिट शामिल। जैसे हमको यहाँ न्यूटन, न्यूटन का फोर्स है ना, ये एसआई यूनिट में है ना, फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन। तो इसको हम क्या करेंगे एमकेएस में क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। उसका मीटर तो मेरा क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट में वाला ही है। और कूलम स्क्वायर ये भी मेरा क्या है, डिराइव यूनिट है, डिराइव किए हैं। तो क्या करेंगे यहाँ से तोड़ लेते हैं, जैसे कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि न्यूटन बराबर क्या, एक न्यूटन बराबर क्या होता है, हम पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। और फोर्स एक ऐसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो मास को केजी में और एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हुआ। तो न्यूटन की जगह पर इस चीज को रख सकते हैं हम ना, हम यहाँ इस चीज को रख सकते हैं। ये यूनिट हुआ, कौन सा यूनिट हुआ, एसआई में हुआ, ये एसआई यूनिट हुआ, एसआई यूनिट हुआ। हम यदि हम इसको एमकेएस में तोड़ना चाहेंगे, एमकेएस में तोड़ना चाहिए, कैसे होगा, न्यूटन की जगह पर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, फिर ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर हुआ। ये देखो ये कूलम, कूलम को क्या देखें, कूलम जो है सो कोई क्या है बोला, मेरा ड्राइव यूनिट है। इसको क्या करेंगे फंडामेंटल यूनिट में यदि हम तोड़ना चाहेंगे तो आई मेरा क्या चीज है, आई मेरा फंडामेंटल यूनिट है क्या नहीं, हाँ हम 7 फंडामेंटल यूनिट में आई को भी तो पढ़े थे, इलेक्ट्रिक करंट, टी टी मैंने टाइम, ये भी पूरा फंडामेंटल यूनिट है। तो क्या करेंगे, मेरा ये मकसद रहेगा कि जो चार्ज जो है, जो कूलम जो चार्ज हो, इस रूप में हम इसको कन्वर्ट कर दें, आई और टी के फॉर्म में पढ़ा। तो इसको क्या होगा एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड होगा क्या नहीं, हाँ एम्पियर, इसका भी यूनिट पढ़ के आते हैं, एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड है। यदि हम इसको कन्वर्ट करेंगे एमकेएस के रूप में, तो इसका एमकेएस के रूप में एसआई के रूप में दोनों सेम होता है। इसका मतलब एम्पियर और सेकंड, एम्पियर सेकंड, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों पर क्या है -2 है, एम्पियर सेकंड पूरे पर दे दी है, एम्पियर सेकंड ये वाला एम्पियर, दोनों पर क्या है, पूरे कूलम पर -2 है ना, तो एम्पियर पर भी -2 होगा, सेकंड पर भी -2 होगा। अब यदि हम बात करें तो देखो मीटर पर पावर 1 और मीटर पर पावर 2 यानी मीटर पर पावर 3 हो जाएगा। यदि हम इसको और सॉल्व करेंगे तो केजी मीटर पर पावर 3, सेकंड पर -2 और सेकंड पर -2 तो -4 हो जाएगा ना, सेकंड पर -4 और एम्पियर पर -2। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, हम आसानी से धीरे धीरे चल रहे हैं, हर स्टेप को तोड़ते हुए जा रहे हैं कि हम ये स्टेप से ये स्टेप से आइए, हम सब चीजें हमको समझाते हुए जा रहे हैं ताकि अच्छी से समझ में आ जाए। जो प्रीवियस क्लास को अच्छी तरह से देखा होगा उसको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि हम प्रीवियस क्लास में जो है बहुत सारे डेरिवेशन को हम देख चुके हैं, एमकेएस, सीजीएस और एसआई यूनिट को, ठीक ना। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम डायमेंशन फार्मूला को निकाल सकते हैं।
ये एसआई यूनिट वाला है। एसआई यूनिट में यदि हम ये बात करें कि एसआई यूनिट में ये हो एसआई यूनिट, ये चीज मेरा है एमकेएस यूनिट में, एमकेएस यूनिट है। ये क्या है मेरा एमकेएस यूनिट है, ये मेरा क्या है एमकेएस यूनिट है, ये मेरा क्या है एसआई यूनिट है। अब हम यहां से आसानी से डायमेंशन निकाल सकते हैं क्या? नहीं, हाँ निकाल सकते हैं। क्यों क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि ये सब जितना भी टर्म है सब मेरा फंडामेंटल यूनिट में टूट गया, सब मेरा फंडामेंटल यूनिट में टूट गया। जब मेरा सब फंडामेंटल यूनिट में आ गया तो हम इसका डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। यदि हम इसका डायमेंशन की बात करें, डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस की बात करें तो केजी, केजी किसमें मापते हैं? किसका केजी? केजी किसका किसका मात्रक है? मास का यानी एम। मीटर किसका मात्रक है? लेंथ का यानी एल पर पावर 3। सेकंड किसका मात्रक है? टाइम का यानी टाइम पर पावर -4। और ये क्या है? ये एम्पियर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का। तो एम्पियर का एम्पियर यहां लिखेंगे हम, वहां पर ऐसे रिजॉल्व करेंगे। तो इसका ये वाला हो गया मेरा डायमेंशन एम एल टी, एम एल पर पावर 3, टी पर पावर -4, ए पर पावर -2। ऐसे हम यहाँ दिखाएंगे क्योंकि सबका डायमेंशन फार्मूला याद रखना इम्पॉसिबल है। सबको हम सभी का डायमेंशन फार्मूला याद नहीं रहता। यदि याद भी कर लेंगे तो क्या हो गया पता है ना कि इसका डायमेंशन फार्मूला हम किसी दूसरे में बोल देंगे, दूसरा का इसमें बोल देंगे, मैंने क्या होगा एक दूसरे के साथ मिल जाएगा, मिल जाएगा जैसे खिचड़ी जैसा मिलता है। इसलिए हम क्या करना है निकालने के लिए सीख रहे हैं, निकालने के लिए हम आसानी से कैसे निकाल लें ताकि हम एग्जाम में किसी भी प्रकार का गलती ना हो। आगे हम बात करें तो हमें कूलॉम कांस्टेंट की बात करें तो कूलॉम कांस्टेंट कौन सा? के कूलॉम। उसका हम वैल्यू भी देखते हैं कितना वैल्यू है 9 × 10⁻9 न्यूटन, क्या हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर इसका हुआ। इसका डायमेंशन फार्मूला की बात कर लें, इसका एमपीएस वाला यूनिट का भी बात कर चुके हैं, इसका एसआई यूनिट की भी बात कर चुके हैं। हम यदि और बात करें हम यहाँ पर तो के का एक और वैल्यू होता है, उस वैल्यू की बात करें यदि हम पूरा सॉल्व करेंगे हम और जानते हैं कि के बराबर क्या होता है। जैसे के का वैल्यू हम यदि यहाँ देखें तो हमने के का एक वैल्यू के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला चीज होता है। ये क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि पारगम्यता होता है, माने कि फ्री स्पेस यानी वैक्यूम, वैक्यूम की पारगम्यता। पारगम्यता क्या होता है कि मान ले जब विद्युत किसी भी माध्यम से प्रभावित होता है तो उसको कितना रेजिस्ट करता है, वो माध्यम उस विद्युत को अपने से प्रभाव होने में कितना प्रतिरोध करता है, कितना रोकता है, उसी को बोलते हैं परमिबिलिटी यानी पारगम्यता बोलते हैं, है ना। ये क्या होता है? ये होता है परमिबिलिटी। इसका वैल्यू कितना है? तो 9 × 10⁻9 क्या पड़ेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये चीज का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। यदि हम यहाँ बात करें एप्सिलॉन नॉट क्या है तो एप्सिलॉन नॉट है परमिबिलिटी, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या तो हम परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम या परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम यानी वैक्यूम की परमिबिलिटी होता है। एक चीज हम यहाँ पर एक चीज और बात करते हैं, ये जो होता है रिलेटिव परमिबिलिटी यानी साक्ष्य पारगम्यता। यदि हम आगे बात कर लें 37 नंबर में, चाहे यहीं पर हम बात करें, ये होता है ई आर। ये क्या होता है? ये फ्री स्पेस की परमिबिलिटी हुआ, पारगम्यता यानी पारगम्यता, पारगम्यता, पारगम्यता किसका पारगम्यता? फ्री स्पेस की पारगम्यता होता है। यदि हम ई आर बोलते हैं, ई आर को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पारावैद्युतीय स्थिरांक, ई आर को बोला जाता है। ये किसका? यदि मान लो कि ये वाला एप्सिलॉन नॉट को हम हटा दें, एप्सिलॉन नॉट का ये वाला जो के है एप्सिलॉन नॉट के केस में जब वो स्पेस फ्री हो उस कंडीशन, मान लो कोई विद्युत किसी माध्यम से होकर गुजार रहा है, उस कंडीशन में उसकी पारगम्यता क्या होगी? उसकी पारगम्यता क्या होगी यानी वो कितना रेजिस्ट करेगा विद्युत को अपने से प्रभावित होने के लिए। इसके लिए हम यूज करते हैं ई आर, ई आर टर्म को यूज करते हैं। हम आगे बात करते हैं
यदि मानो कि मेरा विद्युत किसी माध्यम से होकर गुजर रहा, हमने यहाँ पर जो बात किए थे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, ये किस लिए है? ये है फ्री स्पेस के लिए। ये कौन सा है? फ्री स्पेस के में है या तो वैक्यूम के लिए हमने इस चीज को बात की है। यदि मान लो ये वाला जो है कोई फोर्स कोई मीडियम में लगा है, कोई माध्यम, जैसे पानी में दो चार्ज को रख दिया और उसके बीच हम देख रहे हैं कि कितने फोर्स लग रहा है। यदि कोई मीडियम रख रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन आ जाएगा, है ना। एप्सिलॉन का मतलब यहाँ कोई मीडियम का एप्सिलॉन, यानी इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी क्या बोलते हैं, पारगम्यता, किसी माध्यम की पारगम्यता, और Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। यदि हम इसका एक कौन सा हो, कोई मीडियम का, कोई मीडियम का, ये मीडियम है, कोई मीडियम का, यदि हम इसको मान लो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यदि हम इसको दोनों को यदि हम डिवाइड करें, F बटे F क्या है? वैक्यूम के लिए हो, और F M के लिए किस लिए? किसी मीडियम के लिए हुआ। यदि हम दोनों को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर यदि हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यदि हम यहाँ से दोनों को डिवीजन करेंगे इसे, ये क्या होगा? ये दोनों कट जाएगा, है ना। एप्सिलॉन या यहाँ पर क्या होगा? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और ये पूरे कट जाएगा। मेरा क्या वैल्यू आने वाला? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, और इसी को बोलता है एप्सिलॉन आर से भी सब एप्सिलॉन आर, है ना। तो इसका नाम क्या हुआ कि परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, या तो इसी का नाम हुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कैपिटल के। इसी को डिनोट करते हैं कैपिटल के से, कैपिटल के से इसी को डिनोट करते हैं कैपिटल के। इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी पारा वैद्युतीय स्थिरांक, पारा वैद्युतीय स्थिरांक, पारा वैद्युतीय स्थिरांक। इसका अन्य नाम क्या है? यदि हम इसको अन्य नाम बोलेंगे तो इसका अन्य नाम जो है रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव, क्योंकि रिलेटिव दिखा रहा है ना, रिलेटिव दिखा रहा है। क्यों? ये हम ऐसे माध्यम में फोर्स ले रहे हैं जो कि वैक्यूम है, खाली स्पेस है, और एक ऐसे माध्यम में फोर्स की बात कर रहे हैं जो किसी मीडियम में है। तो यहाँ क्या दिखा रहा है? सापेक्षता दिखा रहा है, एक दूसरे के सापेक्ष दिखा रहा है, इसलिए हम इसको रिलेटिव शब्द को उद किए हैं। रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मीडियम यानी केवल सापेक्ष पारावैद्युत स्थिरांक, सापेक्ष पारावैद्युतीय, सापेक्ष पारावैद्युतीय स्थिरांक, सापेक्ष पारावैद्युतीय की बात करें। अच्छा, सापेक्ष पारावैद्युतीय का डायमेंशन क्या होगा, यूनिट क्या होगा? तो बोलेंगे सापेक्ष पारावैद्युत का 9 डायमेंशन, 9 यूनिट। क्यों? क्योंकि ये भी एप्सिलॉन वाला पार्ट है, ये भी एप्सिलॉन वाला पार्ट है, दोनों कट जाएगा, इसलिए इसका 9 यूनिट। इसका कोई यूनिट होगा क्या? बोलेंगे 9 यूनिट। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, 9 यूनिट। इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा, कोई भी मात्रक नहीं होता है। यानी ऐसे कैसा होगा? मात्रकहीन होगा। कैसा होगा? मात्रकहीन, मात्रकहीन होगा, यानी कोई भी मात्रक नहीं होगा। किसकी बात करें? रिलेटिव परमिबिलिटी या तो पारावैद्युतीय स्थिरांक का कोई भी मात्रक नहीं होता। क्यों? हम इस रिलेशन से देख सकते हैं। एक चीज और हम बात कर सकते हैं, यदि हम जैसा मीडियम लेंगे वैसा मेरा विद्युत ये क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि उसका अपोज करने वाला फोर्स बढ़ेगा। जैसे कि मान लो हमारे जो है ये वाला अपोजिंग फोर्स ज्यादा होगा। जैसे कि मान लो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस है तो वहां पर अपोजिंग फोर्स मेरा नहीं लगेगा, यानी पारावैद्युतीय स्थिरांक का मान कम होगा, है ना। यही यदि हम हवा में ले लेंगे तो उसका रिलेटिव परमिबिलिटी का मान एक होता है ना। वही हम पानी ले लेंगे तो उसका रिलेटिव परमिबिलिटी का मान बढ़ जाएगा, यानी उसका जो इलेक्ट्रिक के जो प्रभाव होने की जो दर था उसमें क्या कहते हैं? रुकावट डालेगा। जब फ्री स्पेस है तो उसमें रुकावट नहीं आएगा। यदि वही किसी मीडियम में यदि हम प्रभावित कर रहे हैं इलेक्ट्रिक को, तो वो क्या करेगा? उसको अपोज करेगा, इलेक्ट्रिक को प्रभाव होने के लिए अपोज करेगा, और उसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी, है ना। उसी को बोलते हैं हम रिलेटिव परमिबिलिटी। और इसका मात्रक क्या होगा? 9 मात्रक होगा, क्योंकि ये और ये दोनों कट जाएगा, यानी जितना ज्यादा उसका जैसा मीडियम रहेगा उस अनुसार से वो इलेक्ट्रिक को अपने से प्रभाव होने के लिए अपोज करेगा।
है ना, समझ गए। आगे हम यदि बात करें कि ये जो है इसका मान क्या है, एप्सिलॉन नॉट। यदि हम फ्री स्पेस है उस समय उसका जो है परमिबिलिटी का मान, पारगम्यता का मान कितनी होती है, तो हम यदि बात करें तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि क्या होता है, इसका मान कितना होता है और इसका यूनिट क्या होता है। इसका हम यूनिट की बात करें, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट की बात करें, इसका यूनिट क्या होता है, चलो हम बात करें। हम बात करेंगे रिलेटिव परमिबिलिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये भी इसका यूनिट और इसका यूनिट दोनों का यूनिट सेम होगा, दोनों का यूनिट कट जाएगा। यदि हम यहां से यूनिट इसका फाइंड करना चाहें, इसका यूनिट, तो हम यहां से इसका यूनिट को फाइंड करते हैं। कैसे यूनिट होगा, देखो ये जो जिसका यूनिट फाइंड करना रहता है, जैसे कि हमें इसका यूनिट फाइंड करना है, हम इसको फ्री कर देंगे, यहां से ले जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन यानी कि वो क्या होगा, फोर्स यहाँ होगा 1/4 पाई, है ना, और ये फोर्स क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर होगा Q1 इंटू Q2/r²। इसका यूनिट यदि हम निकालें, इसका यूनिट निकालें, है ना, तो क्या होगा इसका यूनिट, ये क्या है, ये कांस्टेंट, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, 1/, ये क्या होगा न्यूटन इंटू यहाँ पर क्या होगा कूलम स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम, और यहाँ पर क्या होगा मीटर स्क्वायर, यानी क्या होगा पर न्यूटन कूलम स्क्वायर, दैट पहले कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किसका यूनिट हुआ, एप्सिलॉन नॉट यानी पारगम्यता का यूनिट हुआ, पारगम्यता का यूनिट हुआ, विद्युत पारगम्यता का यूनिट क्या हुआ, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट की बात करें। ये कौन सा एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट हम यूनिट निकालने के लिए सीख रहे। यदि हम बात करें कि इसका वैल्यू क्या होता है, तो हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 8.854 गुणे 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कब, जब मेरा फ्री स्पेस रहेगा, उस समय में रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या तो बोल सकते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, यानी रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, या तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि फ्री स्पेस का पारगम्यता जो होता है, विद्युत पारगम्यता, उसका मान जो होता है 8.854 गुणे 10⁻² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। साथियों, आज हम अपनी क्लास को यहीं पर रोकते हैं, है ना। आप अपनी रिव्यू दीजिएगा आज की क्लास के बारे में कि आपको आज की क्लास देखकर कैसा लगा, कैसे समझ में आया। कृपया करके अपना रिव्यू दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशनल मिलता है, इसलिए साथियों ध्यान रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और व्यू को बढ़ाने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।